अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है शहादुद्दीन और मैं प्रबोधन एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारी आधुनिक भारत में यूजीसी नेट की क्रिमिनोलॉजी चल रही है। इसके बाद जो है हम एंशिएंट इंडिया की जो है क्रिमिनोलॉजी जो है कवर करेंगे, जिसका पहला शीर्षक भारतवर्ष होगा। ये जो है वीडियो है जो ये वाणिज्यवाद के ऊपर है। इससे पहला जो पार्ट है वाणिज्यवाद का कवर कर चुके हैं, ये उसका जो है दूसरा पार्ट है। उसी क्रम में जो है उसका पार्ट बी कह लो या दूसरी वीडियो ये वाली है वीडियो है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाणिज्यवाद है। और इसमें आज जो हम एडम स्मिथ की जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन, इसको कवर करेंगे। कोलबर्ट ने क्या कहा था, कैपिटलिज्म के कितने फेस हैं, इंपीरियलिज्म के बारे में, लेजिस्फेयर इकोनॉमी के बारे में, इनके बारे में जो जानकारी करेंगे। और इससे ही कनेक्टेड जो है हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा, जिससे हम कॉलोनियल या फिर उपनिवेशवाद कहते हैं, उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो अगर आप पहली बार वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो जाके देखें, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे वीडियो से जो है कनेक्ट है और इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उपनिवेशवाद के 3 चरण होते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पहले वाणिज्यवाद था क्या। कल की वीडियो में मैंने आपने बताया था मर्केंटिलिज्म इज द स्टेट स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी इन दिस सिस्टम। मतलब कि जो है इसमें क्या करती है, सरकार ही हमें संरक्षण देती है, सरकार ही जो है हमें सुरक्षा देती है और सरकार ही जो है बढ़ावा देती है। बेसिकली जो है ये मोनार्की कंट्रोल इकोनॉमी है, जो है राज्य कंट्रोल करता है। तो राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित एक आर्थिक कार्यक्रम है ये वाणिज्यवाद। और इसके जो मैंने आपको 4 सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताए थे, उनके बारे में भी जो है हम देखेंगे वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1770 में उपनिवेशवाद के 3 चरण थे, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण। ये भारत के संदर्भ में है। तो उनमें से जो भारत 1757 से 1813 का वाणिज्यिक चरण होता है, उसी में क्या होता है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है ब्रिटेन में, क्योंकि वो भारत से जो है बहुत सारा जो है धन लेके जा रहे थे। धन ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो है थ्योरी भी आगे दी जाती है। तो इसी क्रम में वहाँ पर तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रही थी, लेकिन भारत में क्या हो रहा था, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। भारत में कौन सी प्रक्रिया आरंभ हो रही थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ अमेरिका में तो ब्रिटेन में तो जो है उद्योग लग रहे थे, दूसरी तरफ भारत में जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया आरंभ हो रही थी। अब ये जो है एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो है 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। 1770 के दशक में जो है 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। जो सबसे पहली बड़ी घटना होती है वो थी अमेरिकी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका की जो 13 कॉलोनियाँ थी, 13 कॉलोनियाँ थी, जिन पर जो है ब्रिटेन ने जो है अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था, उनको जो है स्वतंत्रता मिलती है। ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर है, इसे हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री में खूब डिटेल में कवर करेंगे। अगर आपको 13 कॉलोनियाँ देखनी है तो मैं आपको जो है एक मैप के थ्रू जो है शो कर देता हूँ 13 कॉलोनियाँ किसी। अब जितनी भी आप ये देख रहे हैं ये डार्क वाली, ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कौन कौन सी है। देखो, हेमिस्फीयर, मैसाचुसेट, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वानिया, न्यू जर्सी, डेलवेयर, मेरी आइलैंड, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। ये जो है हमारी 30 जो है कौन सी कंट्री हैं, उपनिवेश कंट्री हैं, जो कि ब्रिटेन के अंडर में थी अमेरिका में, जो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है। ध्यान रखना ये वाली, ठीक है, जो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट अमेरिका का। तो सबसे पहली घटना है। दूसरी घटना जो हुई एडम स्मिथ की हुई। एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिकल इकोनॉमी। अब इसे कहे जाने का भाई इनका कारण क्या है, क्यों इन्हें कहा जाता था, क्योंकि एडम स्मिथ ही वो बंदा है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है 1766 में, द वेल्थ ऑफ नेशन। अब आप पूछोगे द वेल्थ ऑफ नेशन है क्या। देखो, द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने वाणिज्यवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में, और इसका जो है सैद्धांतिक तौर पर विरोध किया। अब आप बोलोगे विरोध क्यों कर रहे हो, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में वाणिज्यवाद के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था वाणिज्यवाद के 4 महत्वपूर्ण पहलू हैं। बी टेक, ठीक है, बी टेक। अब बी से मैंने आपको बताया था बुलियनवाद, और टी से बताया था मैंने आपको ट्रेड का यानी अनुकूल व्यापार संतुलन, और ई से आर्थिक राष्ट्रवाद, और सी से कॉलोनियल, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी है। तो आज जो है बुलियनवाद तो आपको पता ही है, दूसरे उपनिवेश देशों से कीमती धातु का संग्रहण करना। आर्थिक राष्ट्रवाद में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरा जो है कवर करके बताया, और कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के ऊपर भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसके चरण भी मैंने बताए हैं। और आज जो मैं है
ट्रेड उठाऊंगा, यानी अनुकूल व्यापार संतुलन। अब ये अनुकूल व्यापार संतुलन है क्या? बेसिकली अनुकूल व्यापार संतुलन का मतलब है, मैंने आपको कल बताया भी था कि वाणिज्यवाद का जो वो प्रमुख कार्य होता है वो पता है क्या करना चाहता है? ठीक है, वो मुख्य रूप से वो यही करना चाहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाओ। उसे इससे मतलब नहीं है कि कैसे लाभ कमाया जाए और कैसे नहीं कमाया जाए। तो वो क्या करता है, हमेशा अपने निर्यात को बढ़ाता रहता है और आयात को घटाता रहता है। अब आयात को घटाना, मान लीजिए अब ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो है भारत से जो है, भारत में जो है वे कपड़े अपने सप्लाई कर रहा है। तो भारत से जो है निर्यात का मतलब होता है जो हम अपना सामान किसी दूसरे देश में भेजते हैं। जैसे भारत अगर भेजेगा यहाँ से काली मिर्च भेजेगा तो वो कहाँ भेज रहा है? दूसरे देश में भेज रहा है। तो जो दूसरे देश में हम भेजते हैं वो निर्यात कहलाता है, जो दूसरे देश से हम मंगाते हैं वो आयात कहलाता है। अगर भारत जैसे आईफोन खरीद रहा है, अमेरिका से मंगा रहा है, तो ये आयात होगा। अब निर्यात को बढ़ाना, अगर आप निर्यात बढ़ा देंगे, मान लीजिए मैंने अपने जो है निर्यात बढ़ा दिया और आयात को घटा दिया, तो ऐसी स्थिति में लाभ तो मुझे होगा, लेकिन मेरे जो सामने वाला है उसे क्या होगा? लाभ होगा कि नहीं होगा? अब बताइए उसे कैसे लाभ पहुंचेगा? भाई उसका तो आयात घट ही रहा है, वो तो अपने जब निर्यात बढ़ाएगा तब उसे मुनाफा कमेगा। तो वाणिज्यवाद इसीलिए खतरनाक दर्शन है, इसीलिए बहुत ही जो है खतरनाक दर्शन है, क्योंकि जो है इसमें ये कहता है कि निर्यात बढ़ाओ, आयात कम करो। आपके सामने कैसी भी स्थिति है, आपका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना। भाई आप तो लाभ कमा लोगे, जो यही तीसरा जो पॉइंट है कॉलोनी उपनिवेश, तो ये जो है उपनिवेश देशों में जो है यही करेंगे कि अधिक से अधिक जो है लाभ कमाने का करेंगे। भाई उसका आर्थिक दोहन करेंगे, उसके मानवीय संसाधनों का दोहन करेंगे, सब उसका जो है दोहन करेंगे सिर्फ अपना निर्यात बढ़ाने के लिए। मैंने आपको बताया था जो वाणिज्यवाद का दूसरा चरण है 1813 से लेके 1858 तक, मैंने आपको इसमें बताया था भारत को विनिर्मित वस्तुओं का आयातक। ध्यान रखना, विनिर्मित यानी कि जो वस्तुएं ब्रिटेन में बन रही है उनका तो जो है हम आयातक होंगे भारत वाले, ठीक है, लेकिन जो कच्चा माल होगा उसके क्या होंगे? निर्यातक होंगे। अब कच्चा माल तो औने पौने दाम पे खरीद लेते थे और ब्रिटेन में ले जाके उसे बनाते थे और बना के फिर भारत में लाके बेच रहे हैं। तो आप देख रहे हो ना कितना खतरनाक ये दर्शन है। केवल इसमें मात्र देश, देखो दो टर्म इस्तेमाल होते हैं, एक होता है ब्रिटेन हो गया, एक तरफ हो गया इंडिया। तो इंडिया जो है उपनिवेश कहलाएगा, ठीक है, और ब्रिटेन को क्या कहेंगे? मात्र देश, ठीक है, ब्रिटेन मात्र देश। तो मात्र देश जो है सदैव वो ये सोचता है कि उपनिवेश का जो हित होता है मात्र देश के अधीन होता है। यानी जो मात्र देश है वो जो है उसके आर्थिक और मानवीय संसाधनों का दोहन कर रहा है और उसका जो है लाभ कमा रहा है, तो वो बोलता उसका हित भी इसी में ही है, क्योंकि वो उसे जो है एक तरीके से सभ्य बना रहा है। आप उसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक सब में देखेंगे ब्रिटिश जो है हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी वस्तुएं बेचनी है। तो एडम स्मिथ ने जो है यही सिद्धांत दिया था कि एक बहुत खतरनाक दर्शन है, क्योंकि इसमें जो है निर्यातक बढ़ा देते हैं और आयातक घटा देते हैं, इसलिए जो है एक तो बिल्कुल जो है घाटे में चला जाता है। अब अगर हम यहीं पर देखेंगे, एडम स्मिथ एक बात और कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई। अब मान लीजिए ये जो पेंसिल है, ठीक है, इस पेंसिल की कीमत में अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इसके रेट क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई पेंसिल अगर 10 होंगी, लेने वाले 20 होंगे, तो भाई इसके पैसे बढ़ जाएंगे। अगर यही जो है दूसरी पेंसिल मैं आपके सामने ला के रख दूँ, ये वाली पेंसिल, इसकी अगर मार्केट में जो है डिमांड सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो इसके रेट जो है घट जाएंगे। तो एडम स्मिथ यही कहता है बाज़ार जो किस पर चलता है? डिमांड और सप्लाई पर। अगर डिमांड अधिक होगी तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट जो है अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर जो है सप्लाई ज़्यादा होगी, ठीक है, डिमांड कम होगी, तो अपने आप जो है रेट घट जाएंगे। तो द वेल्थ ऑफ नेशन में वाणिज्यवाद का जो है सैद्धांतिक तौर पर विरोध करता है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें एडम स्मिथ का जो है पूरा इक्विलिब्रियम का सिद्धांत क्या होता है उसको भी जो है डिस्कस करूँगा और इसको भी आपको बता दूंगा क्या है। तो आगे चलकर क्या होता है, एक फ्रांस का मिनिस्टर होता है जिसका नाम होता है कोलबर्ट क्या कहता है, एक व्यापारिक सभा बुलाता है। अब उस व्यापारिक सभा में आप उनसे बोलता है कि व्यापार वाणिज्य को आप बढ़ावा दीजिए, आपको क्या चाहिए बताइए, सरकार आपकी किस तरह मदद कर सकती है, ठीक है, सरकार आपकी किस तरह मदद कर सकती है। तो वो जो वहाँ पर जो व्यापारिक सभा होती है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो ट्रेड होते हैं, वो पता क्या कहते हैं? कहता है लेस इज फेयर,
ठीक है, यानी आप जो है कुछ मत करें, आप जो है हस्तक्षेप करें, यानी आप जो है आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, बाकी हम देख लेंगे। यानी सरकार का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, सरकार का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप ना करना। क्योंकि जो है एडम स्मिथ भी यही कहता है कि प्रकृति के नियम निश्चित हैं तथा बाजार के नियम भी उसी तरह निश्चित हैं। आप बाजार को स्वतः छोड़ दो, वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो है चलती रहेगी। तो कोलबर्ट जो होता है लेजिस फेयर इकोनॉमी यानी हस्तक्षेप का सिद्धांत आता है। मैंने आपको बताया था कैपिटलिज्म का सबसे पहले जो हमने क्या पढ़ा था, कैपिटलिज्म पढ़ा था। कैपिटलिज्म ने किसको जन्म दिया? मर्केंटलिज्म यानी वाणिज्यवाद को। वाणिज्यवाद ने किसे जन्म दिया? जॉइंट स्टॉक वेंचर यानी संयुक्त पूंजी उद्यम को। इन्होंने क्या करा? इन्हें वहाँ की गवर्नमेंट में ट्रेड मोनोपोली दी। ट्रेड मोनोपोली जो देने के बाद इन्हीं को क्या दिया गया? चार्टर यानी अधिकार पत्र दिया गया। उस अधिकार पत्र से इन्होंने क्या करा? अपना इन्फ्लुएंस क्षेत्र बनाया जो कि ब्रिटेन होगा, जिसमें कि इंडिया आ जाएगा और अमेरिका आ जाएगा। उस इन्फ्लुएंस क्षेत्र को इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, इन्हीं को अपना उपनिवेश अपनाया। अब उपनिवेश पर जो है ये नियंत्रण करेंगे और अपनी वस्तु वहाँ पर जाकर बेचेंगे, वहाँ से कच्चा माल होने पौने दाम पे खरीदते थे, जैसे भारत में इन्होंने किया। तो कैपिटलिज्म का आपने देखा अगला फेस आएगा मर्केंटलिज्म, और मर्केंटलिज्म का जो अगला फेस आप देखोगे तो लेसिस फेयर इकोनॉमी आएगा। अब आप दिमाग में ख्याल आएगा लेसिस फेयर इकोनॉमी है क्या? मैंने आपको बता दिया हस्तक्षेप का सिद्धांत। अगर भारत में आप देखोगे तो 1813 में मैंने आपको बताया 1813 टू 1858 का जो टाइम पीरियड है वो हमारा कौन सा टाइम पीरियड है? औद्योगिक पूंजीवाद का। तो औद्योगिक पूंजीवाद का चरण है। तो 1858 को 1813 में ही क्या आता है? चार्टर एक्ट आता है, जिसमें क्या कहा जाता है? मुक्त व्यापार की नीति यानी मुक्त व्यापार। यानी अभी तक क्या कर रही थी? ट्रेड मोनोपोली जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, अब जो है वो ब्रिटेन की सभी कंपनी भारत में आके मच जाती है। जब जाहिर सी बात है बाजार में कंपटीशन ज़्यादा होगा तो माल और भी सस्ता उतारा जाएगा। ऐसे में भारत की जो है बिल्कुल ही जो भारत जो है औद्योगिकरण की जो है प्रक्रिया पर चरम पर आ जाता है। तो लेजिस फेयर इकोनॉमी, कैपिटलिज्म ने मर्केंटलिज्म को जन्म दिया। मर्केंटलिज्म जॉन स्टॉक वेंचर, उन्हें ट्रेड मोनोपोली दी गई, उन्हें चार्टर दिया गया, इन्फ्लुएंस क्षेत्र स्थापित किया। तो कैपिटलिज्म से अगला फेज देखेंगे मर्केंटलिज्म, यानी जिसे हम हिंदी में कहेंगे वाणिज्यवाद। फिर वाणिज्यवाद के बाद मुक्त अर्थव्यवस्था, जब भारत में देखेंगे 1813 में मुक्त व्यापार की नीति आ जाएगी, सभी को जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म की भाई विस्तार तो इसका 1813 से 1858 के बीच में ही हो रहा था, लेकिन 1858 के बाद जब होता है क्राउन के हाथ में जब शासन आ जाता है तो इंडिया का जो है और भी ज़्यादा होता है। क्योंकि अभी से पहले इंडिया जो था 1858 से पहले जो था ब्रिटेन की कॉलोनी होता है, और 1858 के बाद जो है ब्रिटेन का जो है हिस्सा बन जाता है, ब्रिटेन का पार्ट बन जाता है। तो हमने आज की वीडियो में जो है वाणिज्यवाद को कवर करा है। वाणिज्यवाद आप समझ गए होंगे क्या होगा। ये एक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आर्थिक कार्यक्रम है, जिसमें जो है सरकार जो है यही चाहती है कि अधिक से अधिक जो है हमें लाभ मिल सके। अब लाभ कमाने के लिए वो जो है निर्यात बढ़ाते हैं, आयात को घटाते हैं। इसी का सैद्धांतिक तौर पर विरोध जो है एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में 1776 में किया था, और उन्होंने डिमांड और सप्लाई के बारे में बताया था कि डिमांड जिस तरह प्रकृति के अपने निश्चित नियम है, उसी तरह बाजार के भी जो है निश्चित नियम होते हैं। आप उनके ऊपर छोड़ दो और जो है बाजार जो है स्वतः चलता रहेगा। ठीक है, आगे चल के डिमांड एंड सप्लाई के बारे में फिर आगे अब थोड़ा और आएगा। तो फिर आगे चल के कोलबर्ट आएगा। कोलबर्ट जो है व्यापारी की सभा बुलेगा, उनसे वो पूछा जाएगा, वो बोलेंगे भाई आप जो है हमारे मामलों में, आर्थिक मामलों में दखल ना दें, हम बस इतना चाहते हैं, हमें व्यापार करने दो, बाकी हम देख लेंगे। फिर यहीं से यही चालू होता है। तो आपने देखा कैसे कैसे जो है पूंजीवाद की तरफ जो वाणिज्यवाद को जन्म देता है, और वाणिज्यवाद जो होता है मुक्त व्यापार नीति आती है, और मुक्त व्यापार नीति कैसे कैसे साम्राज्यवाद की ओर हम पहुंच जाते हैं। तो आप एक पूरा ये जो इतिहास को जो है, हमें इतिहास को पढ़ना नहीं, हमें इतिहास को समझना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्योंकि समझ अगर रटेंगे तो फिर समझ में नहीं आने का, समझना है। इतिहास को अगर समझोगे तो आपके लिए आसान होगा, कोई मुश्किल नहीं आई होगी। मुझे लग रहा है आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो लगने में कोई दिक्कत है तो आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लें। और कई बार हम ऐसा करते हैं, वीडियो बनाते हैं
बोलने में कई बार जो है डेट गलत हो जाती है, तो आप डेट लिखी हुई है इसलिए मैंने, ठीक है, अब डेट हो गई या कुछ बोल दिया गलत तो ऐसा हो जाता है वीडियो में। तो आप देख लीजिए, हमने पूरा विश्व के संदर्भ में भी देख लिया, वाणिज्यवाद क्या होता है ये भी देख लिया, मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया पूरा वाणिज्य के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक जो है वो शेयर करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। बाकी मैंने इंस्टाग्राम का चैनल हमारा बन चुका है, हालांकि अभी वहाँ पर हमने पोस्टें नहीं डाली हैं, मैं उसकी प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। आप जो है इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं इतिहास को एक जो है क्रमबद्ध तरीके से पूरा पढ़ाऊंगा आपको, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न और यूजीसी नेट की जो है आपको फ्री तैयारी करवाऊंगा, एकदम पूरी जो है फ्री तैयारी जो है करवाऊंगा, पूरी जो है बना के। और सोचने और समझने का हमें एक तरीका बदलना है, इसी संकल्प के तहत हमने इस चैनल को जो है प्रारंभ किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो है वीडियो दोस्तों तक शेयर करें हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।